आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं गांधी जी के उदय के बारे में देखेंगे। और सबसे पहले गांधी जी के उदय के जो हम पढ़ेंगे उससे सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में जो चीज़ें रिलेट करती है गांधी जी से उसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। गांधी जी में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में आप जीवन देखोगे तो सबसे पहले 1893 में वो अफ्रीका जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनका मुवक्किल होता है, ठीक है, क्लाइंट, दादा अब्दुल्ला, उनके जुड़े कानूनी मामले के लिए दक्षिण अफ्रीका में गए। ठीक है। दादा वकील वहाँ के व्यापारी होते, उनका कुछ मतभेद हो गया रहता है, तो इसीलिए मतलब गांधी जी को बुलाया जाता है। तो गांधी जी उन चीज को क्या करे तो उनका सोल्यूशन निकाले। ठीक है। और जब वहां पे जाते हैं तो वहां पे नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गांधी जी ने। क्या चीज का स्थापना किया? नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। और साथ में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन शुरू किया। ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू किया गया, तो 1903 में शुरू किया गया। इस तारीख को याद रखिएगा। ठीक है। 1903 में ध्यान में रखना है इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की शुरुआत की गई गांधी जी के द्वारा। ठीक है। पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। और पहला सत्याग्रह उस कानून के खिलाफ था। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कब किया, मतलब कहाँ पे किया, तो दक्षिण अफ्रीका में किया। और कब किया, तो 1906 में हुआ। ठीक है। अगर पूछा गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया, तो दक्षिण अफ्रीका में किया। अगर साल अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, तो 1906 में किया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एक कानून था। कौन सा कानून था? तो ध्यान रखें, कानून था, बड़ा ही खतरनाक कानून था, जिसके तहत भारतीयों को अपने अंगूठे के निशाने वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को हर समय अपने पास रखना अनिवार्य होता था। ठीक है। इसी कानून के खिलाफ उन्होंने इसका प्रयोग किया। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। हम्म। ठीक है। तो पहला कानून उस कानून के खिलाफ था जिसके तहत आपको ध्यान में रखना है भारतीयों को अंगूठे के निशान वाला पंजीकरण प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना पड़ता था। इसलिए गांधी जी ने उसका क्या क्या विरोध किया। एक्चुअली में एक प्रमाण पत्र होता था जो कि हर भारतीय को रखना पड़ता था। वो उनके एक तरह से नागरिकता का प्रमाण पत्र था। हालांकि वहाँ पे जो व्यक्ति जो थे वो सबके सब क्या थे, नागरिक थे। जो ब्रिटिश नागरिक थे या फिर मतलब व्हाइट पीपुल थे उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं था। और जो अश्वेत लोग थे उनके साथ ऐसा व्यवहार था। तो गांधी जी सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसको वहां पे क्या करते हैं, आग में जला देते हैं उस प्रमाण पत्र को। उसके बाद गांधी जी को मारा जाता है और काफी बुरी तरीके से मारा जाता है। फिर गिरफ्तार किया जाता है कई लोगों को। हालांकि बाद में सरकार को निर्णय वापस लेना पड़ता है। ठीक है। 1910 में स्थापित टॉल्स्टॉय फर्म का नाम रूसी लेखक टॉल्स्टॉय के नाम पे था। ठीक है। तो 1910 में गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना किया था। 1906 में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। 1896 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गया। 1903 में इंडियन ओपिनियन की स्थापना की थी। तो टॉल्स्टॉय फर्म की बात करेंगे, 1910 में स्थापित किया गया था। ये रूसी लेखक टॉल्स्टॉय के नाम पे था। क्या नाम था रूसी लेखक का? नाम टॉल्स्टॉय। बहुत ग्रेट पर्सनालिटी थे टॉल्स्टॉय। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी। किताब का नाम था वार एंड पीस। टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा हुआ किताब है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो वार एंड पीस की बात करेंगे तो वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखा है, तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। ठीक है। जिनकी जिनकी गांधी जी प्रशंसा करते थे। ठीक है। और दूसरा फॉर्म की बात करेंगे तो एक तो टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में हुई थी। और दूसरा फॉर्म था, ध्यान में रखिए, जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। ठीक है, या फिर फिनिक्स फॉर्म। या ठीक है। इंडिया। और ये डरबन में था। ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो फिनिक्स फॉर्म की बात करेंगे, दूसरा फॉर्म था डरबन में था, जो कि रस्किन की पूंजीवादी आलोचना से प्रेरित था। ठीक है। तो पहला फॉर्म जो था टॉल्स्टॉय वो लियो टॉल्स्टॉय से प्रेरित था। और दूसरा फॉर्म जो था डरबन में था, फिनिक्स आश्रम। ठीक है, फिर फिनिक्स फॉर्म कह लीजिए, वह रस्किन की पूंजीवादी की आलोचना से प्रेरित था। ठीक है। अब भारत में गांधी जी की बात करेंगे तो भारत में गांधी जी से रिलेट बहुत कुछ है, उसको अब जरा आप ध्यान में रखेंगे। गांधी जी भारत में 1915 में लौटे। कब लौटे गांधी जी भारत में, कब लौटे? तो 1915 में गांधी जी भारत लौटते हैं। कब 9 लौटते हैं? जनवरी 1915। हाँ ठीक है, 1915 में गांधी जी भारत क्या होते हैं, वापस लौटते हैं। गांधी जी जनता की स्थिति को समझने के 1 साल तक पूरे देश का दौरा किया था। ठीक है। लगभग गांधी जी पूरे देश का दौरा 1 साल तक किया था, ध्यान में रखेंगे। और शुरू में कोई भी राजनीतिक रुख अपने से परहेज किया। ठीक है, मतलब शुरू में इन्होंने किसी प्रकार की राजनीतिक रुख को नहीं अपनाया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो पहला सत्याग्रह था गांधी जी। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे, बिहार में ही था। ठीक है। उस समय का चंपारण जिला, पश्चिमी पूर्वी चंपारण उस समय नहीं हुआ था, वहां पे संयुक्त चंपारण था डेट टाइम। ठीक है। 1917 में पहला सत्याग्रह यहीं पे हुआ। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है, उन्होंने सबनीय अवज्ञा का जो उनका सिद्धांत जो था उसका प्रयोग किया। ठीक है। राजकुमार शुक्ल या फिर राजकुमार शुक्ला कह लीजिए, गांधी जी से अनुरोध किया और बाद में राजेंद्र बाबू, मजहरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी उनके साथ शामिल हो गए। ठीक है।
प्रतिरोध, गांधी के वापस जाने के आदेश की अवहेलना की गई। कैसे प्रतिरोध किया? तो जब इनको आदेश दिया गया चंपारण छोड़ देने का, तो गांधी जी ने चंपारण छोड़ने से क्या किया? इनकार कर दिया। क्या परिणाम निकले? तिनकठिया प्रणाली, जो कि मतलब भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती होती थी, उसे समाप्त कर दिया गया। किसानों का मुआवजा दिया। यह भारत में गांधी की समन्वय अवज्ञा की पहली जीत थी। हालांकि अगर पूछा, भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे किया? चंपारण में किया था। और भारत में गांधी जी ने सबनीय अवज्ञा का भी पहला प्रयोग कहाँ पे किया था? तो ये चंपारण में ही किया था। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल। 1918 की घटना है। कब की घटना है ये? 1918 की। यहाँ पे गांधी जी ने पहला भूख हड़ताल किया, ठीक है। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने अपनी पहली भूख हड़ताल किया। मुद्दा क्या था? तो कपास मिल मालिक बनाम श्रमिकों के बीच में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था, ठीक है। मिल मालिक का नाम क्या था? तो अंबालाल साराभाई, ठीक है। मिल मालिक कौन थे यहाँ पे? तो मिल वाली का नाम था अम्बा अम्बालाल साराभाई। लाल साराभाई, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। ये विक्रम साराभाई के पिताजी थे अम्बालाल साराभाई, ध्यान में रखेंगे। कपास मिल मालिक थे, ध्यान में रखना है, ठीक है। विवाद हो जाता है। गांधी जी को न्याय से लड़ने में मदद के लिए अम्बालाल साराभाई, जो कि मिल मालिक और अहमदाबाद मिल मालिक संघ के अध्यक्ष थे, बहन अनसुईया साराभाई को एक पत्र मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी को बुलाया था किसने? तो अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया साराभाई ने बुलाया था, ठीक है। और अनसुईया साराभाई जो थी, ठीक है, मजदूरों के साथ में थी, अपने भाई के खिलाफ ही। गांधी जी ने हस्तक्षेप किया। गांधी जी के मध्यस्थता की अहिंसक हड़ताल की सलाह दी और भूख हड़ताल की, ठीक है। यहाँ पे मिल मालिक बोल रहे थे 20% बोनस ले लो, ठीक है। बोनस मतलब वृद्धि हो रहा था, वेतन में वृद्धि। और यहाँ पे जो थे मजदूर जो थे 50% मांग रहे थे। गांधी जी ने दोनों पक्षों के बात को ध्यान में रखते हुए 35% की वृद्धि देने का आह्वान किया, ठीक है। बाद में दोनों पक्ष इस पे सहमत भी हो जाते हैं, ठीक है। परिणाम क्या निकला? न्यायाधिकरण ने समझौता किया और श्रमिकों को 35% बोनस मतलब प्रदान कर दी गई, ठीक। जो कि पहले 20% देने के लिए तैयार था मिल मालिक, और मजदूर 50% मांग रहे थे, ठीक है। तो अहमदाबाद हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे खेरा चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अहमदाबाद में गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल की, ठीक है। बिहार में इन्होंने सबनियावज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया। और इन्होंने खेरा में इन्होंने क्या किया? असहयोग किया, ठीक है। अगर पूछा जाएगा सबसे पहला असहयोग इन्होंने कहाँ पे किया? खेरा में किया। हालांकि असहयोग आंदोलन जो पहला जन आंदोलन था, वो 1920 में क्या होगा? शुरुआत होगी, ठीक है। तो मुद्दा की बात करेंगे तो खेरा में मुद्दा क्या था? तो गुजरात में फसल खराब और सूखे के कारण किसानों का कर देने से इनकार करना। फसल खराब हो गई थी, सूखे की वजह से। लेकिन फिर भी सरकार जो थी सबसे टैक्स ले रही थी, ठीक है। तो किसान ने कर देने से इनकार कर दिया। नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान रखें, खेरा में नेतृत्व जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। लेकिन गांधी जी के मतलब कहने पे, ठीक है, गांधीवादियों ने कर का विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है। एकता की बात करेंगे तो समुदाय ने अनुशासन बनाए रखते हुए विद्रोह का क्या किया? समर्थन किया। क्या परिणाम निकलता है? तो सरकार करों को निलंबित करके, ठीक है, करे के दरों की वृद्धि को कम करने और जब्त की गई संपत्ति को वापस करने पर भी सहमत हुई, ठीक है। मात्र कितने परसेंट कर लगाने की सलाह दी थी? तो 6.03% कर लगाने की सलाह दी थी, ठीक है, बहुत कम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे चलेंगे रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह क्या था? तो पहली सामूहिक हड़ताल यहाँ पे हुआ था, ठीक है। पहली सामूहिक हड़ताल हुआ था, ठीक है। 6 अप्रैल 1919 की घटना है रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह ध्यान में रखिएगा, जलियांवाला हत्याकांड से पहले का समय है, ठीक है। गांधी के प्रतिक्रिया की बात करेंगे तो रॉलेट अधिनियम को काला अधिनियम कहा गया, ठीक है। बड़े पैमाने पर विरोध का आह्वान किया गया। किसान, कारीगर और शहरी, ठीक है, गरीब इस संघर्ष में क्या हो रहे थे? सक्रिय हो रहे थे। विरोध का रूप देखोगे तो विरोध का रूप क्या था? राष्ट्रव्यापी था, मतलब सभी जगह पे मतलब क्या होता है? विरोध होता है। उपवास रखी जाती है, प्रार्थना की जाती है। शबनीय अवज्ञा और गिरफ्तारी के माध्यम से की गई थी, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरूल हक सहित सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने इस अधिनियम के विरोध में इस्तीफा दे दिया। किसने किसने इस्तीफा दे दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस्तीफा दिया था, मदन मोहन मालवीय जी ने भी दिया था, और साथ में मजहरूल हक, सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने इस अधिनियम के विरोध में इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट को काला अधिनियम या फिर काला कानून के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। इस्तीफा क्या चीज से दिया था ये नहीं पता चला। ये विधानसभा में थे, ये लोग सदस्य बने थे, प्रांतीय विधानसभा वगैरह के सदस्य थे इन लोगों ने, तो इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। वकील वगैरह जो थे उन्होंने मतलब वकालत से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग जो विधानसभा से मतलब सरकार की जो गवर्निंग बॉडी थी ना, वहां से इन्होंने इस्तीफा दिया था, ठीक है। अब मात्र एक सप्ताह की बात है, 6 अप्रैल को ये सारी चीजें हो रही थी और 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल को क्या होता? उससे पहले
दो व्यक्ति को राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। एक जो थे पंजाब में तो अब देखोगे तो डेट टाइम पंजाब उस समय तो पाकिस्तान वाला हिस्सा भी जुड़ा हुआ था, लाहौर वगैरह इसी में आता था। तो इस्लाम मुसलमानों की जनसंख्या ठीक ठाक थी और साथ में सिखों की जनसंख्या भी थी। तो दो राष्ट्रवादी नेता उस समय उदय हुआ। एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू जो कि मुसलमानों का नेतृत्व करते थे। डॉक्टर सत्यपाल की बात करें सिखों के नेतृत्व करते थे। तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इसी क्रम में क्या होता है, विरोध प्रदर्शन मतलब शुरू हुआ। ठीक है, अब इसी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए एक शांति सभा बुलाई गई थी। ठीक है, जो कि शहर से थोड़ा दूर था, 6-7 किलोमीटर की दूरी थी शहर से। और उस जगह का नाम क्या था, उस जगह का नाम था आपका जालियावाला बाग। एक्चुअली में वो बाग नहीं था। ठीक है, चारों तरफ से एक चार दीवारी में घिरा हुआ था। और निकलने और जाने का रास्ता की बात करेंगे तो एक ही रास्ता था। ठीक है, और बाग कहने का बाग था, मात्र उसमें दो तीन बस पेड़ थे, एक मतलब कुआं था। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से खाली जगह था, चार दीवारी था, बाउंड्री किया हुआ था। और चार दीवारी भी बहुत बड़ा था। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति उसको फांद जाए, ऐसा संभव में नहीं था। काफी हाइट था उसका। ठीक है, मतलब कोई चाहे उसको फांदना पार करना तो पॉसिबल उसके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो वहीं पे एक मीटिंग बुलाई गई थी, एक सभा बुलाई गई थी। और छुट्टी का लोगों का पर्व का दिन था, तो इसलिए सभी लोग छुट्टी थे। तो इसलिए बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, नवयुवक भी थे, सब उस सभा में गए हुए थे जलियांवाला बाग में। ठीक है, और इसी दौरान क्या था, ब्रिगेडियर जनरल, ये ध्यान में रखिएगा, जनरल आर डायर है। ठीक है, पूरा नाम क्या है, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। दो व्यक्ति, एक माइकल ओडायर है, एक जनरल रेजिनाल्ड डायर है। तो रेजिनाल्ड डायर की बात करेंगे, ये क्या थे, ये आर्मी मैन थे। ठीक है, मतलब ब्रिगेडियर थे। अब माइकल ओडायर की बात करेंगे तो पंजाब का गवर्नर था। जैसे भारत में वायसराय कैसे होता था, उसी तरह हर स्टेट में क्या होता था, एक गवर्नर होता था। ठीक है, तो माइकल ओ डायर ने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को भेजा से जाके देखो वहां पे क्या हो रहा है, लोग क्यों मतलब विरोध कर रहे हैं। ठीक है, विद्रोह क्यों कर रहे हैं। इसी ने व्यवस्था बहाल करने के लिए सबसे पहले मार्शल लॉ लागू कर दिया था। ठीक है, अब मार्शल लॉ जब लागू हो जाता है तो सम्मेलन करने पे, प्रदर्शन करने पे, सभा करने पे रोक लगा दी जाती है, प्रतिबंध लगा दी जाती है। लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं था, क्योंकि उस समय मीडिया ये सब उतना अधिक नहीं था। और दूसरी बात, लोग पहले ही पहुंच गए थे। और ये जो था सभा, जहां पे सभा हो रही थी वो शहर से दूर था। ठीक है, काफी दूर था, 6-7 किलोमीटर, अच्छा खासा मतलब शहर से दूर साइड एरिया में था। तो लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए लोग वहां पे बैठे हुए थे। घटना में क्या होता है, सैनिकों ने जालियांवाला बाग को घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पे गोलीबारी की, जिसमें काफी लोग हताहत हुए। ठीक है, कांग्रेस के अनुमान से 1,000 से अधिक लोग मारे गए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, और 1,500 घायल होते हैं। ठीक है, कहते हैं 1600 राउंड फायरिंग की गई। ठीक है, 1600 राउंड क्या होती है, फायरिंग की जाती है। ठीक है, तो कांग्रेस के हिसाब से 1,000 लोग मारे गए, लेकिन ब्रिटिश सरकार के रिपोर्ट में बोला गया था 379 लोग मारे गए थे। ठीक है, सरकारी रिपोर्ट कितनी कहती है, मात्र 379 लोग है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी कमेटी बनाई थी जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। ठीक है, तहकीकात कमेटी बनाएगी, तो उस कमेटी को लीड की बात करेंगे, तहकीकात कमेटी को मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। ठीक है, जो संगीत सुन रहा है ना, बंद करके रखें माइक को। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो थे इस कमेटी को क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसी सर के जवाब में हंटर कमेटी बनती है। सर गोली गांधी जी उसके चलाने का सदस्य थे। आदेश किसने दिया था, आर डायर ने या फिर ओ डायर ने? तो कौन देना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, ओ आर्मी इन डायर। चीफ जो है, आर्मी इन चीफ तो वही तो ऑन द स्पॉट पे गोली चलाने का अधिकार देगा। हम्म, हालांकि भेजा गया तो गवर्नर के द्वारा, क्योंकि ब्रिगेडियर जनरल की बात करेंगे, आर्मी इन चीफ है, तो गवर्नर के अंदर में ही आएगा, उसी का आदेश से क्या देख रेख करना। लेकिन गोली चलाने का आदेश तो ऑन द स्पॉट पे ब्रिगेडियर ने ही दिया होगा। ठीक है, लेकिन उसको बराबर। पावर कहाँ से मिला होगा, गवर्नर से पावर, माइकल ओडायर से पावर मिला होगा। ऐसे तो मतलब कोई अपने मन से कोई काम कर नहीं सकता है। जी नहीं, जी। मार्शल लॉ आर्मी में आर्मी वो जो अपने है आप ना, मन से काम कर सकती है क्या। नहीं सर। हम्म। सर मार्शल लॉ में तो पावर होता है ना आर्मी को खुद तो से वो मार्शल लॉ कौन लगता है, अपने आप पुलिस अपने आप एक्शन आर्मी लेने का। मार्शल लॉ घोषित कर देती है क्या। भारत में ही यार मार्शल लॉ लगाओगे तो संसद से ही लगाओगे ना, आर्मी के पास पावर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से इसमें तो एग्जीक्यूटिव पावर भी तो काम करता है ना। जब तक वो नहीं देगा बिना एग्जीक्यूटिव आगे पावर के तो मार्शल लॉ नहीं। नहीं लगता है। जी सर। मार्शल लॉ लगेगा तो इसमें एग्जीक्यूटिव पावर वर्किंग होगा। ठीक है, हाँ, मार्शल लॉ अगर लग जाएगा तो आर्मी के पास फुल पावर हो जाता है, लेकिन मार्शल लॉ लगाने से पहले भी गवर्नर का इसमें रोल होगा। ठीक है, बिना उसकी सहमति से नहीं लगेगी। आर्मी ऐसा नहीं कि जहाँ पे हाँ, आर्मी सजेस्ट कर सकता है, ये से क्षेत्र अशांत हो गया है, यहाँ पे मार्शल लॉ घोषणा किया जाए। अब जब आर्टिकल, भारत में बात कौन सा आर्टिकल से, 34,
ठीक है, मार्शल लॉ लगाने की बात करते थे। संसद के पास अधिकार है मार्शल लॉ लगाने का। मार्शल लॉ अगर लग गया तो फिर आर्मी के पास सर्वासर्वी अधिकार हो जाता है, वो अपना कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जवाब में हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई मार्च 1920 में, ठीक है। इसमें कोई दंडात्मक या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि गोलीबारी से पहले तितर बितर होने की सूचना न देने के लिए डायर की निंदा की गई। उसे अधिकार का अतिक्रमण करने के लिए दोषी ठहराया गया, ठीक है। तो इससे लोग क्या होता है, लोगों में काफी अधिक मतलब क्या होती है, गुस्सा आता है। भाई साहब इतना बड़ा कांड कर दिया, चलो ठीक है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम मतलब जनरल डायर को कुछ नहीं करो, केवल उसको भेज दिया गया, उसको वहां से ना भारत से उसको इंग्लैंड भेज दिया गया, ठीक है। और जब वो इंग्लैंड में जाता है तो लोग काफी खुश थे, मतलब समझे, मानसिकता समझनी चाहिए। लोग उनको बड़े बड़े क्या बोलते हैं सम्मेलन में बुला रहे थे, कोई मतलब गिफ्ट कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, से तूने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। सम्मानित किए जा रहे थे लंदन में, तरह तरह के समारोह वगैरह में बुला रहे थे, ठीक है। हालांकि कुछ दिन के बाद ये खुद ही मारा जाता है, ठीक है। अब इसी के साथ क्या होता है, असहयोग और खिलाफत का मुद्दा भी उठ जाता है। 1919 की शुरुआत में अली ब्रदर्स, जिसमें कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, अजमल खान, हकीम अजमल खान, ठीक है, हसरत मोहानी जैसे नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से तुर्की के प्रति अपना रुख बदलने का आग्रह किया। तुर्की की बात करेंगे, जो नेता जो थे वो या फिर राजा जो थे उनको खलीफा कहते थे। इस्लाम जगत में उनका बड़ा ही महत्व है, ठीक है। मतलब पैगंबर साहब के बाद उनका बड़ा महत्व हुआ करता था। तो जब सेवर्स की संधि जब की गई तुर्की के साथ, और तो बड़ा सभी जगह के जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे उनको बुरा लगा, ठीक है, क्योंकि उसमें खलीफा को अपमानित किया गया था। तो उसी को लेकर सभी जगह पे आप देखोगे तो खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो भारत में ही खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत नहीं हुई, ठीक है। बहुत जगह पे आपको खिलाफत मूवमेंट की आपको एक साथ आपको शुरुआत आपको देखने को मिलती है, जहां जहाँ पे मुस्लिम लोगों का निवास स्थान था, ठीक है। मुस्लिम पवित्र स्थल पर खलीफा का नियंत्रण बरकरार रहना चाहिए। क्षेत्रीय व्यवस्था के बाद खलीफा को पर्याप्त क्षेत्र अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें थी। अखिल भारतीय खिलाफत समिति बनाया गया, अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी को चुना गया, ठीक है। तो एक कमेटी बनाई जाती है जिसका उद्देश्य था खिलाफत आंदोलन का विरोध करना, खिलाफत आंदोलन को चलाना, ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करना। तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, महात्मा गांधी ने को चुना गया। इस मुद्दे को अंग्रेजों के खिलाफ एक संयुक्त हिंदू मुस्लिम जन आंदोलन या फिर जन सहयोग आंदोलन के रूप में, मंच के रूप में उन्होंने देखा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलेंगे आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। तो फरवरी 1920 की बात करें, फरवरी 1920 में गांधी ने शांति शर्तों से भारतीय मुसलमानों को संतुष्ट न किए जाने की स्थिति में असहयोग आंदोलन के लिए तत्परता की घोषणा की, ठीक है। तो फरवरी 1920 में आप देखोगे, ठीक है, घोषणा हुआ। हालांकि असहयोग आंदोलन चलता है 1 अगस्त से, ठीक है। तो फरवरी 1920 में गांधी जी ने बोल दिया कि भाई साहब देखो, आपकी जो नीति जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में हमने देख लिया, आपने खिलाफत के खिलाफ भी हमारी बातों को आप नहीं सुन रहे हो, और हमने आपको विभिन्न जगहों पर रॉलेट एक्ट में भी देखा। तो इन सभी चीजों को, मतलब इस सारे चीजों का परिणाम के रूप में गांधी जी ने बोला कि हम जो है असहयोग की घोषणा करने जा रहे हैं, ठीक है। और 1 अगस्त को शुरुआत हुई। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने असहयोग का अभियान शुरू किया और औपचारिक रूप से आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। तो आगे चल के देखोगे तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों मतलब क्या होगा, साथ साथ चलेगा, ठीक है। सितंबर 1920 में देखोगे तो कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, ने पंजाब और खिलाफत के मुद्दों को हल करने का असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी, ठीक है, जिसमें स्कूलों, कानून, अदालत, विधान परिषद, विदेशी वस्तुएं और सरकारी उपाधियों का मतलब बहिष्कार शामिल था, ठीक है। ये सब कुछ हो ही रहा था, सब कुछ अच्छे हिसाब से चल रहा था, लग रहा था कि 1 साल के अंतर्गत भारत की आजादी मिल जाएगी। गांधी जी ने भी कहा था कि 1 साल के अंदर हमें स्वराज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी बीच में होता चौरा चौरी का कांड, जो कि 5 फरवरी 1922 की कांड है, कहीं कहीं पे 4 फरवरी, ठीक है। ये घटना संयुक्त प्रांत, उस समय संयुक्त प्रांत को क्या बोला, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, यही बना यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कि गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पे हुई, ठीक है। देखेंगे शराब बिक्री और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे स्वयंसेवकों को नेता की पुलिस ने, ठीक है, स्वयंसेवकों के एक नेता की पुलिस ने पिटाई की। इसके बाद पुलिस ने थाने के पास प्रदर्शन करके भीड़ पर मतलब क्या लगी, गोली चलाई, ठीक है। उत्तेजित भीड़ ने भी क्या किया, प्रतिक्रिया किया। उत्तेजित भीड़ ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए थाना पे हमला किया और उसमें आग लगा दी, ठीक है। हिंसा में 22 पुलिस वाले क्या होते हैं, मारे जाते हैं। कुछ भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मारे गए, उन्हें वापस आग में मतलब फेंक दिया गया, ठीक है। आंदोलन से जुड़ी बढ़ती हिंसा होकर निराश होकर गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन को मतलब क्या कि
वापस लेने की घोषणा कर दी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दैट टाइम गांधी जी बारडोली में थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 5 फरवरी की घटना है। 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की मतलब क्या किए, घोषणा कर दी है। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन को घोषणा करते उसके गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक है, 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है गांधी जी को। ठीक है, अब ये सब कुछ हो रहा था तो फिर स्वराज्यों का उदय हुआ एवं समाजवादी विचारधारा क्रांतिकारी गतिविधियां भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, स्वराजी जो थे वह काफी नाराज हो जाते हैं गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को वापस लेने से, और भी बहुत सारे नेता जो थे नाराज थे। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का या समाजवादी पार्टी। ठीक है, देखेंगे इसमें क्या था। दोनों विचारधाराओं के बीच में परिषद में प्रवेश के प्रश्न पर लेकर मतभेद के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में स्वराजियों के परिषद में समाप्त करने या सुधारने का प्रस्ताव की हार हुई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब यहाँ पे स्वराजी जो थे वो परिषद में प्रवेश करना चाहते थे, मतलब विधानसभा में चुनाव के माध्यम से प्रवेश करना चाहते थे। या जो राष्ट्रवादी नेता जो थे, जिसमें प्रमुख नेता की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है अ, वल्लभ भाई पटेल वगैरह थे, वो मतलब नहीं चाहते थे प्रवेश। ठीक है, वो चाहते थे नहीं प्रवेश, बाहर रह के मतलब सरकार का मतलब सरकार की नीतियों का विरोध करे। बाकी ये लोग चाहते थे परिषद में अंदर जाके सरकार की नीतियों को विरोध करे। इसी बात पे दोनों में मतभेद हो जाता है। अब मतभेद होने के बाद मतलब जो स्वराजी जो थे, जो कि परिवर्तनवादी थे, वो परिवर्तन चाहते थे, उन्होंने अपना कांग्रेस के अंदर ही मतलब क्या बना लिया, स्वराज पार्टी बना लिया। ठीक है, इसके दो प्रमुख नेता थे, एक सी आर देश थे और दूसरा की बात करेंगे मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, सिया दास को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, उस कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, स्वराज पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। और मोतीलाल नेहरू को इनका सचिव, ध्यान में रखेंगे, सचिव दिया गया। ठीक है, तो सिया दास ने क्रमशः कांग्रेस के अध्यक्ष पद और सचिव के पद से मतलब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आगे चल के मतलब खुद ही मतलब क्या होता है, ये सिया दास जो थे अध्यक्ष बन गए, मतलब सिया दास अध्यक्ष बन गया स्वराज पार्टी के। ठीक है, मोतीलाल नेहरू मतलब सचिव बन गए। ठीक है, और ये दोनों के दोनों किस पद पे थे कांग्रेस पे, तो सिया दास की बात करेंगे तो उस समय अध्यक्ष पद पे थे 1922 वाला गया अधिवेशन में। और सचिव के पद पे मोतीलाल नेहरू थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के पद से इस्तीफा देते हुए अपना पार्टी बनाया। और सिया दास उस पार्टी के अध्यक्ष बन गया, मोतीलाल नेहरू उस पार्टी के क्या बने, सचिव बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जरा समझिए, यहाँ से भी प्रश्न आता है। ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी, जिसका नाम है HRA। ठीक है, HRA की स्थापना ध्यान में रखें कानपुर में होती है। और HSRA नहीं है, HRA है। एक होगा आपका HSRA। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना ध्यान में रखें 1928 में दिल्ली में होती है। HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में होती है। ठीक है, HRA जो थे काकोरी कांड में शामिल था, 1905 1925 वाले कांड में काकोरी कांड में शामिल था। इसके सारे प्रमुख नेता गिरफ्तार होते हैं, कुछ को फांसी दी जाती है, कुछ को लंबे सजा, काला पानी की सजा वगैरह दी जाती है। तो HRA एक तरह से पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो फिर HRA में कुछ नए नेता जुड़े होते, भगत सिंह, लाइक दैट, वो सभी मिलकर पार्टी को संगठित करने के लिए उसमें HSRA शब्द जोड़ते हैं। एस का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट होता है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बात करेंगे, इसकी स्थापना आप देखोगे तो 1928 में होती है। ठीक है, इस चौरा के गठन की बात की कानपुर में होता है। कब होता है, अक्टूबर 1924 में कानपुर में हुआ, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल की बात करेंगे, जोगेश चंद्र चटर्जी की बात करेंगे, सचिन सन्याल जैसे नेताओं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इसी में आप देखो काकोरी डकैती। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है काकोरी डकैती। अब इसका नाम क्या रखा गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या रखा गया इसका नाम, ठीक है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, नाम क्या था इसका, काकोरी डकैती था, लेकिन अब इसका नाम क्या है, काकोरी ट्रेन एक्शन है। ठीक है, HRA के नेता इसमें शामिल हुए थे। HRA की कार्रवाई, लोगों ने काकोरी में 8 डाउन ट्रेन, ठीक है, पूरा नाम था 8 डाउन सहारनपुर। क्या नाम था इसका, 8 डाउन, ठीक है, सहारनपुर। ठीक है, इस ट्रेन को क्या होता है, 8 डाउन सहारनपुर ट्रेन को लूटा जाता है। और यहाँ पे क्या रेलवे की संपत्ति थी, आधिकारिक रेलवे की नकदी को लूट ली गई, जिसके कारण कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें बिस्मिल शाह गिरफ्तार होता है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया जाता है, रोशन सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, राजेंद्र दहली को गिरफ्तार किया जाता है, सबको फांसी दिया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी दिया जाता है, अशफाकुल्ला खान को फांसी दिया, इस संभवतः पहले मुसलमान थे फांसी पाने वाले। ठीक है, रोशन सिंह जी को फांसी दिया जाता है, राजेंद्र लहरी जी को भी फांसी दिया जाता है। ठीक है, ये सारा काम हो जाता है तो HRA का कहानी समाप्त हो गया। सारे के सारे प्रमुख नेता क्या होते, गिरफ्तार होते, एक ही नेता बच जाते प्रमुख नेता में, जिनका नाम था
चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। फिर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की मदद से 1928 में, ठीक है, एचआरए में एस शब्द जोड़ के एचएसआरए की स्थापना की जाती है, ठीक है। इस सोशलिस्ट शब्द जोड़ने का सलाह जो था किसने दिया था, तो भगत सिंह जी ने दिया था। ये भी ध्यान रखें, कभी अगर पूछ दे तो एचआरए में सोशलिस्ट शब्द किसने जोड़ा था, भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह का विचारधारा की बात करेंगे तो समाजवाद की तरफ था, ठीक है। भगत सिंह समाजवादी थे, ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है। अब चले सॉन्डर्स की हत्या, लाहौर 1928 की बात करेंगे, ठीक है। तो अक्टूबर 1928 में आप देखोगे, अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, ठीक है। लाला लाजपत राय उस समय के सबसे बड़े और वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो काफी अधिक मतलब इससे लोगों में असंतुष्टता आपको देखने को मिलती है, स्पेशली एचएसआरए के जो नेता लोग जो थे, इसमें युवा नेता जो थे पंजाब के भगत सिंह, उनमें, ठीक है। तो उनके साथियों ने मतलब प्लान बनाया तो भाई साहब क्या करना चाहिए, पुलिस अधिकारी एस्कॉट मॉरिसन की हत्या करनी चाहिए, ठीक है। सॉन्डर्स की हत्या करने का कोई प्लान नहीं था, मॉरिसन की हत्या करना था। मैं एकदम रिपीट करो, स्कॉट मॉरिसन की हत्या करने का प्लान था। लेकिन जब ये हत्या करने के लिए पूरा लाव लश्कर के साथ वहां पे जाते हैं तो वहां पे सॉन्डर्स कहीं दिखता नहीं, दिखता है स्कॉट मॉरिसन दिखता है। स्कॉट मॉरिसन को सब पहचानता नहीं था, केवल भगत सिंह पहचानते, तो भगत सिंह तो जान गए सॉन्डर ये स्कॉट मॉरिसन नहीं है, सॉन्डर्स है, ठीक है, क्योंकि स्कॉट मॉरिसन वहां पे था ही नहीं। सभी लोग हत्या करने के लिए तैयार थे, अगर ये प्लान फेल होता तो बदला फिर नहीं ली जाती, इसीलिए सबने सोचा था चलो न सही, ठीक है। सीनियर स्कॉट मॉरिसन सीनियर था और उसका जूनियर सॉन्डर्स था, तो उसको ना मारकर, ठीक है, उसको ना मारकर सॉन्डर्स की हत्या की गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भगत सिंह थे, राजगुरु साहब थे, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद सहित एचएसआरए के क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय जी के मौत की बदला इन्होंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भगत सिंह और राजगुरु, ठीक है, भगत सिंह और राजगुरु जॉन पी सॉन्डर्स को पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझकर गोली मारकर हत्या कर दी। एक एसपी था, एक एसएसपी था, ठीक है। ठीक, कहीं पे लिखा हुआ नहीं हुआ है, बहुत लोग जानते भी नहीं है, लेकिन एक्चुअली में स्कॉट को मारना था, ठीक है, स्कॉट मॉरिसन को मारना था। लेकिन मारा कौन जाता, सॉन्डर्स मारा जाता। तो कभी हो सकता है क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाए एग्जाम में, तो इसको देख के इसको सही से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्लान किसको मारने की थी, स्कॉट मॉरिसन को मारने की थी, लेकिन सॉन्डर्स मारा जाता है, ठीक है। और साथ में एक हवलदार भी मारा जाता है, ठीक है, हवलदार जो था भारतीय ही था। ये क्यों मारा जाता है, तो हवलदार जो था ना, जब स्कॉट जब सॉन्डर्स पे गोली जब चल गई, तो हवलदार जो था कंटिन्यू, मतलब ना, ये लोग भागे, मोटरसाइकिल था इनके पास, ठीक है, तो ये लोग पीछे पीछे, हवलदार भी भाग रहा था। तो यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद सर नहीं, भगत सिंह साहब ने कहा तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, तुम भारतीय भी हो, तुम जाओ, तुम क्यों मेरे हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। वो गधा जो था फिर भी कंटिन्यू पीछा किए जा रहा था, मजबूरी में, ठीक है, भगत सिंह और उनको साथियों के हवलदार के ऊपर भी गोली चलानी पड़ी, या हवलदार भी मतलब मारा जाता है, हालांकि वो भारतीय ही था, ठीक है। हालांकि उसको वार्निंग दिया था तुम चले जाओ, लेकिन वो कंटिन्यू मतलब क्या कर रहा था, पीछा किए ही जा रहा था, ठीक है। तो इस वजह से हवलदार भी मारा जाता है, ठीक है। आप देखिए भगत सिंह राजगुरु की भागने में मदद करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय कांस्टेबल को गोली मार दी, ठीक है, ये भारतीय कांस्टेबल को गोली मारी। देखिए, तो जो बात हम बता रहे हैं सब इसमें लिखा हुआ है, हालांकि ये सब बात किसी किताब में नहीं है, ये सब आपको लिखा हुआ किसमें है, स्पेक्ट्रम में शायद है, हालांकि स्पेक्ट्रम से इसको बनाया था, इसमें सब कुछ लिख दिया है, लेकिन ये सब बात किसी किताब में लुसेंट वगैरह में आपको नहीं मिलेगा, से कांस्टेबल की भी हत्या की गई थी, ठीक है। हालांकि भगत सिंह ने उसको वार्न किया था तुम चले जाओ, लेकिन तुम नहीं मानता, तो मजबूरन में उसको गोली मारनी पड़ती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे हो गया ये सारी चीजें। अब 1929 का साल आ गया, ठीक है। देखिए अभी तक किसी को सजा वगैरह नहीं है, इनको पता भी नहीं लगता है सब मारा कौन, किसको मारा, ठीक है, क्योंकि सब 5 से 7 मिनट के अंदर में सब गायब हो जाते हैं, ठीक है। आप देखिए केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया, ठीक है, अप्रैल 1929 का समय था। सार्वजनिक सुरक्षा, ठीक है, विधेयक, ठीक है, एक दो कानून था, ठीक है, ध्यान रखिए, पब्लिक सेफ्टी बिल, लिख दे रहा हूं, नोट कर लीजिए, पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक था। एक का था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इस कानून पे बहस चल रही थी या इसको सरकार चाहती थी पास करवाना। आप बोलोगे ये कानून पास होने पे क्या होता, अगर ये कानून अगर पास होता तो जो क्या बोलते हैं, हड़ताल वगैरह करने का अधिकार जो था, मजदूरों का विरोध करने का अधिकार जो था, वो सबके सब मतलब क्या होता, छीन जाता। तो इसीलिए दो बिल थे, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद बिल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, बोलते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल। व्यापार विवाद विधेयक को क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाला था, ठीक है, मतलब दोनों बिल अगर पास हो जाता
तो मजदूर जो थे, ठीक है, फैक्ट्री मालिक के खिलाफ किसी भी प्रकार का विरोध भी नहीं कर सकते थे, काम भी नहीं रोक सकते थे, हड़ताल भी नहीं रोक सकते थे। तो ऐसे कंडीशन में सरकार जो थी उद्योगपतियों को फेवर करने जा रही थी, इसीलिए भगत सिंह ने इस बिल पे किया क्या, विद्रोह किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या था प्लान, यहाँ पे था सब, मतलब जो भी लोग विद्रोह करेंगे और उसके बाद भाग जाएंगे, लेकिन भगत सिंह ने बोला से देखिए ये लुका छिपी खेल बहुत हो गया, ठीक है। कांग्रेस काम कर रही थी, उसके बारे में दुनिया जानती है, लेकिन हम लोग इतना काम किए लेकिन हमारे बारे में कोई जानता नहीं, इसलिए जो भी व्यक्ति करेगा वो वहां पे जाके गिरफ्तारी देगा, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद एचएसआरए के हेड थे, उन्होंने बोल दिया ठीक है तुम बता दो क्या बोलना है, तुम नहीं जाओगे, लेकिन भगत सिंह जाने पे एकदम अड़े हुए थे। बाद में चंद्रशेखर आजाद के बहुत दबाव के बाद भगत सिंह जाने से मान जाते, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में भगत सिंह जी का मतभेद हो जाता है राजगुरु के साथ। राजगुरु को लग जाता है इस व्यक्ति को जीवन जीने की चाहत जाग उठी है, इसलिए जाना नहीं चाह रहा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में राजगुरु तो वहां पे थे नहीं, भगत सिंह बहुत जीत करते जाने की, लेकिन अ, चंद्रशेखर आजाद को लगता है भगत सिंह बहुत ही मतलब कीमती है, अगर गिरफ्तार अगर होते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या था, जो भी बम फेंकेगा उसको गिरफ्तारी भी देना था ताकि मीडिया कवरेज मिल सके, ठीक है। लेकिन बाद में जाके फिर से जिद की वजह से भगत सिंह को भेजा जाता है। भगत सिंह बोलते हैं मेरे साथ कौन जाएगा, तो बहुत सारे लोग जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अंतिमता आप देखोगे तो कौन, तो बख्तेश्वर दत्त, ठीक है। तो अंतिमतम आप देखते हो बख्तेश्वर दत्त को भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना था। अब बम जो था बहुत ही कम शक्तिशाली बनाया गया था, ध्यान में रखेंगे। और फेंकना कहाँ था, ऐसे जगह पे फेंकना था जहां पे लोग भी ना हो और किसी को भी माल जाल की हानि भी ना हो, ठीक है। उद्देश्य था सरकार को केवल डराना, किसी का नुकसान पहुंचाना नहीं था, क्योंकि बम फेंकने के बाद ये न्यायालय में जब पहुंचते तो कहते मैं बम के विध्वंसकारी परिणाम को मैं समझता हूँ, मेरा उद्देश्य केवल डराना था, बाहरी सरकार को सुनाना था, नहीं कि मतलब किसी मानव जाति को हानि पहुंचाना, ठीक है। मतलब बम का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं फेंका गया था, बल्कि ध्यान आकर्षित करने के लिए फेंका गया था। तथा लोगों ने गिरफ्तार होने से अपनी क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने के लिए ट्रायल कोर्ट का इस्तेमाल भी किया गया था, ठीक है। तो गिरफ्तार तो हुए किस कांड में, नेशनल असेंबली बम कांड में गिरफ्तार हुए। कौन है नेशनल असेंबली, दिल्ली में अभी जो पुराना संसद जो था वही नेशनल असेंबली था, ठीक है, वहीं पे बम फेंका गया था, ठीक है। लेकिन ये जब जेल में जब होते थे इनके ऊपर सॉन्डर्स मर्डर चार्ज चला जाता है, ठीक है। गिरफ्तार हुए इस कांड में, लेकिन जेल में कौन सा मर्डर चार्ज चला, तो सॉन्डर्स हत्याकांड की बात करेंगे, ठीक है, जेल में चलता है, ठीक है, सॉन्डर्स हत्याकांड, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब कुछ हो गया, ये हमने पढ़ा, ये जो सारी गतिविधि जो आपने देखा ये पंजाब का था, ठीक है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के आसपास की गतिविधि था। अब हम लोग चलते हैं बंगाल में। 1925 में सियार दास की मृत्यु कर बंगाल कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। एक का नेतृत्व था, ठीक है, सेन गुप्ता साहब कर रहे थे, जे एम सेन गुप्ता, जो कि मतलब क्या है, जतिंद्र नाथ क्या नाम था उनका, जतिंद्र भूला पूरा नाम नहीं याद है, लेकिन जे एम सेन गुप्ता थे, अनुशूलन समूह द्वारा समर्थित है। अनुशूलन समिति जो थी क्रांतिकारी समिति थी, तो उनका वो समर्थन कर रहे थे। और दूसरा नेता निकल कर सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, युगांतर समूह के द्वारा समर्थित थे, ठीक है। तो ये युगांतर को समर्थन दे रहे थे, और सेन गुप्ता साहब जो अनुशूलन को समर्थन दे रहे थे। दोनों का विचारधारा लगभग समान थी, दोनों के दोनों क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट, गोपीनाथ रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोलकाता पुलिस आयुक्त, ठीक है, कोलकाता का पुलिस आयुक्त जो था बड़ा खतरनाक था, ठीक है, ध्यान रखिए, जिसका नाम था चार्ल्स ट्रेगार्ड। तो चार्ल्स ट्रेगार्ड की हत्या का प्रयास किया, ठीक है, गोपीनाथ साहा को, ठीक है। गोपीनाथ साहा ने 1924 में कोलकाता पुलिस आयुक्त चार्ल्स ट्रेगार्ड की हत्या का प्रयास किया। इस कार्रवाई के कारण सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप गोपीनाथ साहा को मतलब फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सुभाष चंद्र बोस साहब उस समय गिरफ्तार हुए थे। तो कोलकाता का पुलिस आयुक्त का नाम क्या था, चार्ल्स डेगाटिस की हत्या का प्रयास किसने किया था, तो गोपीनाथ साहा ने इनकी हत्या का प्रयास किया था, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब विद्रोहियों के नए समूह का सबसे सक्रिय व्यक्ति जो था सुरेशन था, जिनको बोलते थे मास्टर दास सुरेशन, ठीक है, जो कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक एक संस्था बनाते हैं सुरेशन साहब। और ये सुरेशन साहब जो है चटगांव की बात की, बांग्लादेश में बात करेंगे, तो पहले गांधीवादी विचारधारा से जुड़े थे। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। चटगांव के क्षेत्र में असहयोग आंदोलन चलाने का काम इन्हीं का था। लेकिन बाद में जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं तो इनमें काफी अधिक, एक शिक्षक थे पीछे से, सरकारी स्कूल के टीचर थे, उन्होंने इस्तीफा वगैरह देकर असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन गांधी जी ने जब वापस ले लिया तो ये क्रांतिकारी विचारधारा में लिप्त हो गए, ठीक है, मतलब लिप्त हो गए।
अब चटगांव सत्याग्रह की बात की 1930 में, तब भारतीय रिपब्लिकन आर्मी जो कि बनाया गया था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी किनके द्वारा, तो मास्टर दास सुरेसेन के द्वारा बनाया गया था। तो चटगांव शाखा के बैनर पर 65 कार्यकर्ताओं के द्वारा अंजाम दिया। 65 लोगों ने मतलब क्या किया, एक साथ चटगांव सत्याग्रह पे हमला किया। ये सफल साबित हुआ, ठीक है। वहां पर सेन ने, मास्टर ध्यान में रखेंगे, सुरेसेन साहब ने क्या किया, तो राष्ट्रीय झंडा फहराया और अंतिम तक क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की। बाद में सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए आसपास के गांव में फैल गया। पूरे चटगांव, चटगांव जो था शस्त्रागार जो था, जहाँ पे शस्त्र रखे हुए ब्रिटिश एम्पायर के, सारे को लूट लिया गया, ठीक है। ये बहुत बड़ी घटना थी, 1930 की घटना थी, ठीक है। यहाँ पे एक बच्ची गिरफ्तार हुई थी जो कि बहुत कम उम्र की थी, और 17-18 साल की। उनका नाम था कल्पना दत्त, ठीक है, क्रांतिकारी कल्पना दत्त। इनको मतलब आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेता वो, जैसे कि से गांधी जी और क्या नाम है इनके यार, जवाहरलाल नेहरू ने बचाव किया था, तो बाद में इनको सजा को कम कर दिया गया था। कल्पना दत्त गिरफ्तार हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। मात्र 17-18 साल की थी, मतलब बहुत ही अल्प आयु में गिरफ्तार हो गई थी, ठीक है। अब आते हैं साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट आती है, ठीक है। देखेंगे 1927 को, ठीक है। एक एक आया था 1919 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक साइमन कमीशन बनाई गई थी, जो कि बात करना था 1919 के एक्ट सही है कि गलत है, इस पे आपको बात करना था, ध्यान में रखेंगे। तो इसी के लेकर आप देखोगे तो 8 नवंबर 1927 को सर्जन साइमन से 7 सदस्यों के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, ठीक है, स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या भारत के आगे संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार है, तथा ब्रिटिश को इन सुधारों में क्या दिशा निर्देश प्रदान करना था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जॉन साइमन कर रहे थे। हालांकि इसका जॉन साइमन की वजह से इसका नाम, ठीक है, साइमन कमीशन बना, ठीक है। उसका इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन इसका नाम था, लेकिन जॉन साइमन की अध्यक्षता की वजह से इसका नाम साइमन कमीशन बन गया। ऐसे कितने थे, 7 लोग थे, ठीक है। ऐसे किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। किसके कहने पे, इरविन के कहने पे इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो इरविन के कहने से किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, तो ये बात भारतीयों को काफी खटक रही थी कि हमारे लिए आप कानून बनाया जा रहे हो, भविष्य हमारा कैसे चलेगा, उसमें आप क्या कर रहे हो, किसी भी भारतीय को शामिल नहीं कर रहे हो, इस बात को लेकर मतभेद था, ठीक है। तो एम ए अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1927 को आयोग को पूरी तरह से बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। तो एम ए अंसारी की बात करेंगे, मद्रास अधिवेशन हुआ था 1927 में। इसमें इस बात का निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन को पूरी तरीके से क्या करना, बहिष्कार करना है। और साइमन कमीशन जब भारत नवंबर 1928 में जब भारत आती है, ठीक है, जब भारत जब आती है तो सबसे पहले इनका विरोध बॉम्बे बॉम्बे पोर्ट पे जब उतरी, ठीक है, तो इनका विरोध तगड़े रूप से हुआ। वहीं पे ही साइमन कमीशन गो बैक का नारा जो था दिया गया, ठीक है। तो बॉम्बे में सबसे पहले आई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार भी आई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे आई थी, बॉम्बे आई थी, ठीक है। और साइमन कमीशन की बात करेंगे, 1927 में बनी थी, 1928 में भारत आई, सरकार को अपना रिपोर्ट 1930 में सौंप दी, ठीक है। और साइमन कमीशन के रिपोर्ट का ही अध्ययन करने के 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट जो सौंपा था, उसमें पहला गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, इसी बात को लेकर थी। तो आप तीनों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। 1919 में जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था, उसकी जांच करने के लिए, क्योंकि उसको 10 साल पे जांच करना था, लेकिन पहले ही बना दिया गया क्योंकि वहां पे ब्रिटेन में सरकार गिरने वाली थी, ठीक है। तो 1927 में गठन कर दिया, लेकिन होना चाहिए था 1929 में बजाप्ते के साथ। और जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया, बोला सब प्रांतों में द्वैत शासन सही है, द्वैत शासन लगाने की वकालत की थी, उस पर जांच करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, जो कि कहाँ पे हुए थे, लंदन में हुए थे, ठीक है। जिसमें दूसरा में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, पहला और तीसरा को कांग्रेस ने विरोध किया था। अब यहाँ पे देखेंगे साइमंस जो आयोग जो थी, उनकी सिफारिशें क्या थी, प्रांतीय सुधार, ठीक है। द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि के साथ प्रतिनिधि प्रांतीय सरकारों की वकालत की थी, ठीक है। ध्यान रखें, आंतरिक सुरक्षा और सामुदायिक सुरक्षा से संबंधित राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों के साथ प्रांतीय स्वायत्तता की सिफारिश भी की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था। समाप्त था द्वैत शासन व्यवस्था, हाँ। सर मैंने पढ़ा तो कहीं द्वैत शासन व्यवस्था को कंटिन्यू करने की बात तो की गई थी, एक बार ये मैं देखना पड़ेगा, ठीक है।
आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया था कि आंतरिक सुरक्षा और समाज सामुदायिक सुरक्षा से संबंधित राज्यपाल के लिए विवेकाधीन शक्तियां के साथ प्रांतीय स्वतंत्रता की सिफारिश भी की गई थी। और केंद्रीय शासन की बात करेंगे तो केंद्र में संसदीय जिम्मेदारी को समाप्त कर दिया गया। कैबिनेट सदस्यों की नियुक्ति में गवर्नर जनरल के लिए पूर्ण शक्ति की वकालत भी की गई थी। और उच्च न्यायालय पे भारत सरकार के पूर्ण नियंत्रण की वकालत की गई थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो थे, ठीक है, किसमें थे, तो सबके सब जो थे आपको साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ये सारी चीजें शामिल थी। और सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में तनाव कम होने तक अस्थायी सरकार के रूप में अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों को बनाए रखने के विस्तार का भी सुझाव दिया था, जिसको आगे चल के बड़ा विरोध इसमें होता है। ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार को खारिज कर दिया, बोला भाई साहब सार्वभौमिक मताधिकार नहीं रहेगी, सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं होगा। मतलब अभी भी मतलब क्या मत देने का अधिकार को क्या रखा गया, सीमित रखा गया था। ठीक है, अब और क्या था, संघवाद का प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो इसने संघवाद की अवधारणा को अपनाया, लेकिन धीरे धीरे इसे लागू होने का प्रस्ताव रखा। इस सुझाव में ग्रेटर इंडिया की एक परामर्शदात्री परिषद की स्थापना शामिल थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और रियायतों दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते। ठीक है, तो इसी के आधार पर 1927 में आगे चलोगे तो कौन सा कमीशन है, बटलर कमीशन, तो इसलिए तो बनाया गया था जो कि देसी रियासत और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच संबंध को मतलब बेहतर करना था। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत बलूचिस्तान के लिए स्थानिक विधायकों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। सिंध को बॉम्बे से अब बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान भी शामिल था। हालांकि ये कब आता, 1935 के एक्ट में था। तो सिंध को बॉम्बे से और बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान भी दोनों को दोनों 1937 में आई थिंक हुआ था, 1937 में। 1935 के एक्ट में शामिल था। तो 1935 का एक्ट में बहुत सारी चीजें जो थी साइमन कमीशन के आधार पे रखा गया था। जैसे यहाँ पे संघवाद का प्रतिनिधित्व की बात, तो अखिल भारतीय संघ बनाया गया था कब, 1935 में अखिल भारतीय संघ, 1935 के एक्ट में अखिल भारतीय संघ में था। ऑल इंडिया एक फेडरल बनाना था जो कि 1935 के एक्ट में था। हालांकि कभी सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि भारत एक अखिल भारतीय संघ में, ठीक है, देसी रियासत शामिल होने से इनकार कर देते हैं, उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप से अलग मानते हुए। ठीक है, तो सिंध को बॉम्बे से अलग करना था, सिंध का प्रशासन बॉम्बे से चलता था। ठीक है, बर्मा को भारत से अलग करने के लिए ध्यान में रखना है, भारतीय उपमहाद्वीप से अलग मानते थे, इसलिए अलग अलग करने का भी प्रावधान इसमें शामिल था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रिटिश सेना को बनाए रखते हुए भारतीय सेना का भारतीयकरण करने का प्रस्ताव रखा गया। तो ब्रिटिश सेना बना हुए रखे, लेकिन भारतीय सेना का क्या होना चाहिए, भारतीयकरण होना चाहिए। ठीक है, अब इसी समय नेहरू रिपोर्ट लाना पड़ता है कि जब ये जो सारे प्रस्ताव को जो भारतीय लोगों ने जो अस्वीकार कर दिया, तो उस समय मतलब क्या थी, भारत सचिव जो थी, ठीक है, बर्कन हेड साहब थे। ठीक है, तो बर्कन हेड साहब ने कांग्रेस को चुनौती दिया से, ठीक है, तुम हमारी जो चीजें हमारे प्रस्ताव को नहीं मानते हो, तो चलो तुम कुछ है एक ऐसा संविधान बनाओ जो कि सभी दल के द्वारा मतलब क्या हो, स्वीकार हो। ठीक है, इसी के लिए आता नेहरू रिपोर्ट। तब बर्कन हेड को चुनौती को देखते हुए नेहरू रिपोर्ट तैयार किया जाता है। फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन का संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मोतीलाल की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की गई थी। ठीक है, क्या था, यह उप समिति नियुक्त किया गया था। समिति के अध्यक्ष में कौन थे, तेज बहादुर सुप्रू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, MS अने थे, मंगल सिंह थे, अली इमाम थे, शोएब कुरैशी थे और GR प्रधान शामिल थे। ठीक है, इसे अगस्त 1928 को मतलब अंतिम रूप दे दिया गया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या था, सिफारिश क्या क्या थी, ध्यान रखिएगा, डोमिनियन स्टेटस या फिर अधिराज्य कह लीजिए। सबसे पहला सिफारिश इसी पे था। कांग्रेस में सबसे पहले फूट जो थी डोमिनियन स्टेटस को लेकर पड़ी। ठीक है, क्योंकि स्वासी डोमिनियन के समान डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव लाया गया, जिसमें समिति के सदस्यों के बीच में विभाजन था। बहुमत ने डोमिनियन स्टेटस का समर्थन किया, जबकि अल्पसंख्यक ने पूर्ण स्वतंत्रता का मांग की थी। अब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले लोगों में सुभाष चंद्र बोस शामिल थे, क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। तो इस बात को लेकर कांग्रेस के अंदर ही मतलब फूट पड़ गई। चुनावी प्रक्रिया की बात करेंगे तो अलग अलग निर्वाचक मंडल को अस्वीकार कर दिया गया। तो इसका विरोध किसने किया, मुस्लिम लीग ने किया। और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटें के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल की वकालत की गई, न कि उन क्षेत्रों में जब बहुमत का गठन करते थे, जैसे पंजाब और बंगाल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो पंजाब और बंगाल में क्या था, मुसलमान क्या थे, बहुमत में थे। ठीक है, ध्यान रखें, उनकी संख्या ठीक ठाक थी। तो अल्पसंख्यक के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का इसमें विरोध किया गया था, इसलिए मुस्लिम लीग नाखुश हो गई। प्रांतीय सुधार की बात करेंगे तो भाषाई प्रांतों की वकालत की गई। मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया था, महिलाओं के समान अधिकार, संघ निर्माण, सार्वभौमिक व अस्मिता अधिकार सहित 19 मौलिक अधिकार प्रस्तावित किए। कितने मौलिक अधिकार थे, यह भी पूछा जा सकता था। इसमें 19 मौलिक अधिकार थे।
हालांकि इस पे क्या होती है, सारे पार्टी के हिसाब से तो बुलाई तो गई थी, लेकिन जिन्ना तैयार नहीं होते, मुस्लिम लीग अलग हो गई। कांग्रेस के अंदर भी पूर्ण स्वराज की मांग चल रही गई थी। डोमिनेटर्स के मुद्दे पर कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो थे इनसे तैयार नहीं रखते थे, ठीक है, सहमति नहीं देते थे। और इसी को देखते हुए आप देखोगे जिन्ना के 14 सूत्री, जिन्ना भी अपना 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। ये मुस्लिम लीग के भविष्य के सभी प्रचार का आधार बना। प्रांतों को अपशिष्ट प्रांतों को अपशिष्ट शक्तियां वाला संघीय संविधान बनाना, जिसमें प्रांतों के पास अपशिष्ट शक्ति हो, संघ के पास नहीं। अभी भारत में क्या, संघ के पास अपशिष्ट शक्ति है, प्रांत के पास नहीं है। प्रांतों को स्वतंत्रता दी जाए। भारतीय संघ का गठन करने वाले राज्यों की सहमति से बिना केंद्र द्वारा कोई संवैधानिक संशोधन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से इसने प्रांत को केंद्र में रखा, ठीक है। सभी विधानमंडलों और निर्वाचित निकायों में प्रत्येक प्रांत में मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना होना चाहिए, बिना किसी प्रांत में मुसलमानों के बहुमत को अल्पसंख्यक का समानता में कम किए, ठीक है। सेवाओं और स्वास्थ्य निकाय में मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधित्व हो, समझ रहे, मतलब 1/3। केंद्र तथा प्रांत में किसी भी मंत्रिमंडल में 1/3 मुस्लिम होना चाहिए। अलग निर्वाचक मंडल, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम था, अलग निर्वाचक मंडल, जिसपे कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं तैयार थी। किसी भी विधानमंडल में कोई विधायक का प्रस्ताव पारित नहीं किया जाना चाहिए यदि अल्पसंख्यक समुदाय के 3/4 लोग ऐसे विधायक या प्रस्ताव को अपने हितों के विरुद्ध मानते हो, ठीक है। समझ रहे, 3/4 लोग मतलब 3/4, मतलब अल्पसंख्यक समुदाय 4 में से 3 लोग अगर उसको अपने हित के विरुद्ध मानते हैं तो किसी भी तरह का कानून पारित नहीं होना चाहिए। पंजाब बंगाल NWFP, NW नेशनल सॉरी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, इसको NWF कहा जाता है, में मुस्लिम बहुसंख्यकों को प्रभावित करने वाला कोई भी क्षेत्रीय पुनर्गठन ना हो, ठीक है। मतलब पंजाब बंगाल और NWF में ये मुस्लिम क्या थे, यहाँ पे क्या थे, बहुसंख्यक थे। सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाए। और NWFP की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार किए जाए। सभी समुदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए। संविधान में मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा, धर्म और व्यक्तिगत कानूनों के साथ साथ मुस्लिम संस्थाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी शामिल किए जाते हैं। इन सारे चीजों को होता है बाद में ना, तो क्योंकि बर्किन है तो जानता था भाई साहब कभी भी ये लोग ऐसा कानून नहीं बना पाएगा जो कि सभी दलों के द्वारा मतलब क्या हो, स्वीकार हो, इसलिए उसने मजे ले लिए, ठीक है। हालांकि मुस्लिम लीग भी तैयार नहीं होती कांग्रेस के नेहरू रिपोर्ट से, कांग्रेस भी तैयार नहीं होती है इनके मुस्लिम लीग के मुस्लिम लीग के जो जिन्ना ने अपने 14 सूत्री कार्यक्रम दिए, टोटल 14 थे, ठीक है। बात फिर बन नहीं पाता, कांग्रेस के अंदर भी मतभेद हो जाती है पूर्ण स्वतंत्रता को लेकर। फिर लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, और कांग्रेस जो थी वहां पे पूर्ण स्वराज की मांग रखती है, टोटल इंडिपेंडेंस की मांग रखती है, ठीक है। डोमिनेटर्स वाला स्थिति कंडीशन जो था उसको त्याग देती है, ठीक है। मतलब अब जो बात होगी ब्रिटिश सरकार से किस पे बात होगी, पूर्ण स्वतंत्रता को लेकर बात होगी, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, स्वराज दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है 1930 को, ठीक है। 26 जनवरी 1930 काफी महत्वपूर्ण तिथि, अभी भी हम लोग 26 जनवरी को, ठीक है, क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। और इसी को लेके आगे चल के देखेंगे, सारा मैटर जब नहीं सुलझ पाता तो फिर गांधी जी अपना दूसरा आंदोलन लॉन्च कर देते जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम था, सविनय अवज्ञा, ठीक है। आंदोलन को गांधी जी के द्वारा लॉन्च कर दिया जाता है। जब ये आंदोलन चल ही रहा था तो बीच में आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फिर यहाँ पे गांधी जी और क्या नाम है कि इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। और फिर गांधी जी को ध्यान में रखेंगे, इनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा जाता है। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन गोलमेज सम्मेलन से, कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है। हाँ, कल इसको और भारत छोड़ो आंदोलन को दोनों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान में इसको रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं शाम वाली क्लास में, 7 बजे के आसपास करता हूँ एक क्लास, ऑब्जेक्टिव सेशन रहेगा, बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।